हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछा गया है। ये है शिफ्ट 1। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने आपको कुछ टर्म्स के बारे में दे रखा है जिसको हम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, जैसे टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग। और दूसरी तरफ हम कुछ आउटकम्स के बारे में देख रहे हैं। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो सबसे पहले सारे टर्म्स के बारे में एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग का क्या मतलब है कि जब एक एसएससी अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेजिटिमेट कंसेशन एंड एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड इन द टैक्स लॉ, यानी कि जो टैक्स लॉ है उसमें जो लीगल, जो लेजिटिमेट कंसेशन मिलता है, जो एग्जेम्पशन मिलता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं तो उसे हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। और ये टैक्स प्लानिंग जो है वो लीगल होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिडक्शन देखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो ये क्या है? एक तरीके का टैक्स लायबिलिटी को कम करने का तरीका है जिसे हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। बेसिकली टैक्स प्लानिंग जो है ये एक तरीके से गाइड का काम करता है ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आप कौन सा, आपके लिए जो एग्जेम्पशन है या कंसेशन है वो आपके लिए बेहतर है। तो टैक्स प्लानिंग को हम मैच करा देंगे डी से, जो कि है इट इज़ अ गाइड इन डिसीजन मेकिंग। टैक्स प्लानिंग जो है वो हमें गाइड करता है डिसीजन लेने में कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें और हमें किस तरीके का कंसेशन या एग्जेम्पशन मिलेगा। तो डी का हो जाएगा फोर्थ। तो जिस भी ऑप्शन में डी का फोर्थ नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक क्वेश्चन को करके करेक्ट आंसर आपने निकाल लिया सी। लेकिन हम बाकी टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे सेकेंड टर्म है टैक्स अवॉइडेंस। देखिए, तीनों जो टर्म्स यहाँ पे दिया गया है, चाहे वो टैक्स अवॉइडेंस हो, टैक्स इवेजन हो या फिर टैक्स प्लानिंग हो, तीनों में जो एक एसएससी है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है। यानी सभी लोग जो हैं वो कम से कम टैक्स पे करना चाहते हैं। आप खुद ही चाहते होगे कि आप गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करें। इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली सब चाहते हैं, बट ओवरऑल अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। तो टैक्स अवॉइडेंस जो है ये भी एक लीगल तरीका है जिसमें आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हो। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में क्या है कि आप टैक्स लॉ में जो लूप होल्स हैं इनका इस्तेमाल करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हो। तो इसको हम मैच कर देंगे, टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स ऑफ द लॉ। तो बी को मैच करा देंगे सेकंड से। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का क्या मतलब है? कर की चोरी। तो जो टैक्स इवेजन है ये आपका इलीगल है। आप टैक्स पे नहीं करते हो, ये गलत चीज़ है और ये इलीगल भी है। अब ये टैक्स को इवेज कैसे करोगे, कर की चोरी कैसे करोगे? बाय सबमिटिंग मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स। आप गलत डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करोगे, या हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपने सप्रेस कर लिया है, छिपा लिया है, या फिर आपने प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया है, या कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट है जिसको आपने ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप टैक्स इवेट कर सकते हो। तो इसको हम मैच कर सकते हैं ए से कि अगर आप कर की चोरी करते हो तो आपको पेनल्टी पे करना होगा। तो ए का हम मैच कर सकते हैं थर्ड से। आखिरी टर्म है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट इन जनरल सेंस में होता है कि जो भी हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। जैसे आपको आईटीआर फाइल करना होता है, आपको जो अपने अकाउंट है उसका ऑडिट कराना होता है, टीडीएस पे करना होता है, ताकि आपके ऊपर कोई पेनल्टी या फिर कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज ना कर दे। तो किसी भी तरीके का पेनल्टी या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये सब आप पे इम्पोज नहीं किया जाए, इसको अवॉइड करने के लिए आप लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करते हो। तो इसको हम मैच करा देंगे सी से, जो कि कहता है मेन एम इज कंप्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज। ये आपका टैक्स मैनेजमेंट कहा जाता है। देखिए, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में आपसे एक बार ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो ये चारों टर्म्स को अच्छी तरीके से पढ़ लो और इस पे जो भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, इससे आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्ज़ाम में आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप
अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको टॉपिक भी बताता रहूंगा ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो यहाँ पे ये चारों टर्म्स नोट कर लेना और डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जुलाई 2022 एज ए लेक्चरर इन ए यूनिवर्सिटी। मिस्टर एक्स जो है उनकी नियुक्ति होती है 1 जुलाई 2022 को एज ए लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी। ही वॉज कंटिन्यूड ऑन 30 अप्रैल 2023 और उन्होंने जो काम किया वो 30 अप्रैल 2023 तक किया। What would be the duration of the previous year for the assessment year 2023-2024 for the computation of income under the head salary? आपको बताना है कि सैलरी हेड के अंदर अगर हम उनकी इनकम को कंप्यूट करें, कैलकुलेट करें, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा। आपके ऑप्शन है 1 जुलाई 2022 से 30 अप्रैल 2023, या फिर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, या फिर 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2023, या फिर 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023। देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रीवियस ईयर और क्या होता है असेसमेंट ईयर। देखिए, प्रीवियस ईयर यानी वो ईयर है जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, यानी प्रीवियस ईयर इज व्हाट, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। जिस साल आप पैसा कमाते हो उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, और यहाँ पे आपसे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी तरफ होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल आप उस कमाए हुए इनकम पे टैक्स पे करते हो, यानी असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच दिस अर्नड इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझ लिया। अब देखिए, जनरल जो प्रीवियस ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन जब हम सैलरी के अंतर्गत जब इनकम कंप्यूट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी पर्सन है वो कब से जॉब स्टार्ट कर रहा है। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है 1 जुलाई 2022 से, तो यानी 1 अप्रैल से तो हो ही नहीं सकता असेसमेंट ईयर, क्योंकि जॉब जिस समय से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी साल से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 जुलाई से स्टार्ट होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में जुलाई नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है या टैक्सेशन का ईयर है या अकाउंटिंग ईयर है, जिसे हम बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहाँ पे मार्च ध्यान रखना जरूरी है। अब क्वेश्चन में देखो, आपको बोला गया है कि ये 30 अप्रैल तक ये काम कर रहे हैं। अप्रैल जो है वो मार्च के बाद आता है, तो हम यहाँ अप्रैल को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट जो है आपके असेसमेंट ईयर में चला जाता है। तो जो आपका प्रीवियस ईयर है वो हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023, क्योंकि मैंने आपको इनकम टैक्स वाले लेक्चर में भी बताया है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च जाता है, और प्रीवियस ईयर भी यही आपका होगा 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है ये आपको पढ़ना है, और डीप में जाके पढ़ लेना कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द एप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स in case of shutdown or continued decision under Income Tax Act 1961? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव है अगर हम शट डाउन या कंटिन्यू डिसीजन करते हैं तब। आपके ऑप्शन है बिजनेस लॉस एंड अनऑब्जर्व्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन। द लॉस मेकिंग कंपनी एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज to avail the tax benefit of deduction under section 33AB and 115 VT may be withdrawn and liable to tax for the year in which business is discontinued. The condition of section 80IB or 80IC of the act, a deduction is allowed to such undertaking if a person has more than one business. The loss making business
may not be discontinued। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन क्या होता है। देखिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट दे ही दे। हो सकता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कॉन्टिन्यूस लॉसेस भी हों। अब उसके रीज़न बहुत हो सकते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, उससे आपको लॉस हो जाए, सेल्स नहीं होगा तो लॉस होगा ही। हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आपके पास पैसे ना हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बदल गई हो जिससे आप अपने आप को अपग्रेड ना कर सके हो, या फिर हाई टैक्स रेट हो सकता है, या फिर मिसमैनेजमेंट हो सकता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है आपका। तो हो सकता है बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो बिज़नेस है, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप एक जूते बनाने का बिज़नेस कर रहे हो और उसमें आपको कंटिन्यूस लॉस हो रहा है फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या आप इस बिज़नेस को शट डाउन करोगे या इसे कंटिन्यू करोगे। तो इसे हम कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू डिसीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब शट डाउन डिसीजन लेते हैं या कंटिन्यू डिसीजन लेते हैं, यानी बिजनेस को बंद करना है या फिर उसे कंटिन्यू रखना है, इस सेंस में हम कौन कौन से चीज़ों को हम ध्यान में रखें जिससे हमें टैक्स प्लानिंग हो सके। टैक्स प्लानिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं बाय टेकिंग द लेजिटिमेट कंसेशन एंड एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड इन द टैक्स लॉ, ठीक है। जो भी आपको लॉ में एग्जेम्पशन या कंसेशन मिल रहा है उसको किस तरीके से आप लेके करेंगे। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स है। तो एक एक करके सारे चीज़ों को इवेल्युएट कर लेते हैं। पहला दिया है बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बिजनेस लॉस हो या फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और पीजीबीपी से सेट ऑफ कर सकते हो। देखिए, जब भी बिजनेस में लॉस होता है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है तो लॉसेस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता है इसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम अदर हेड्स एंड कैरी फॉरवर्डेड फॉर द इनफाइनाइट पीरियड। जो भी इनफाइनाइट पीरियड है तब तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में ए नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द लॉस मेकिंग कंपनी एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज टू अवेल टैक्स बेनिफिट। देखिए, ऐसा नहीं है। शट डाउन या कंटिन्यू डिसीजन में आप अगर मान लीजिए आप दो कंपनी चला रहे हैं और एक लॉस मेकिंग है और दूसरा प्रॉफिट मेकिंग है तो उसे आप मर्ज नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जिस भी ऑप्शन में बी है उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है। लास्ट देखते हैं, पहले लिखा है इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन बिजनेस द लॉस मेकिंग बिजनेस में नॉट बी डिसकंटिन्यू। देखिए, आपको अगर कंसेशन लेना है, एग्जेम्पशन लेना है, तो अगर आपके पास दो फर्म है, सपोज कर लेते हैं आपके पास दो फर्म है ए और बी। ए जो है आपको प्रॉफिट दे रहा है और बी जो है वो लॉस दे रहा है। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है, एग्जेम्पशन लेना है, कंसेशन लेना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लॉस मेकिंग कंपनी को बंद कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो जिस भी ऑप्शन में ई नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए सी एंड ई ओनली, ये करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है टैक्स बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB एंड 115 VT may be withdrawn and liable to tax for the year in which business is discontinued। ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है। सेक्शन 33AB है, टी, कॉफ़ी, रबर या डेवलपमेंट अकाउंट्स हैं, इनके लिए होता है। और सेक्शन 115 VT जो है वो शिपिंग बिजनेस के लिए रिजर्व्ड होता है। डी ऑप्शन देखते हैं, द कंडीशन ऑफ सेक्शन 80IB और 80IC ऑफ द एक्ट और डिडक्शन इज अलाउड टू सच अंडरटेकिंग। देखिए, इस तरीके का कोई भी डिडक्शन यहाँ पे हमको नहीं मिलता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो ये बताता है कि वो एक आर्ट है टैक्स को डॉज करने का, यानी कि
जो टैक्स है उसको कम देना चाहता है विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। आप लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हो। विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ का क्या मतलब है? बाय यूजिंग लूप होल्स। आपको बताना है ये क्या है। क्या ये टैक्स मैनेजमेंट है, क्या ये टैक्स अवॉइडेंस है, क्या ये टैक्स प्लानिंग है, या फिर ये टैक्स इवेजन है। देखिए टैक्स इवेजन जो है वो इलीगल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कर की चोरी जो है वो इलीगल। इसमें आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को मिसलीड करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको सप्रेस करते हैं, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ओमिट कर देते हैं, जानबूझ के आप नहीं वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। टैक्स प्लानिंग जो है वो आपका लीगल होता है, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो भी है आपको डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन इनकम टैक्स में प्रोवाइडेड होता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, यहाँ पे आप टैक्स लॉ में जो भी कंसेशन या एग्जेम्पशन दिया होता है उसका आप इस्तेमाल करते हो अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? यहाँ पे आप लूप होल्स का इस्तेमाल करते हो। जो भी आपको टैक्स लॉ में लूप होल्स मिलते हैं, कमियाँ मिलती हैं, उन कमियों का इस्तेमाल करके आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हो। टैक्स मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया है कि एक जनरल वे में हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी न लगे, इसलिए हम जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको हम फॉलो करते हैं, कंप्लायंस करते हैं, ताकि हमारे पास कोई पेनल्टी या कोई इंटरेस्ट पेमेंट हमको न करना पड़े। जैसे ITR फाइल करना या फिर अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना, TDS वगैरह जो है पे करना, ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि हम टैक्स अवॉइडेंस में ही लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लॉ तो नहीं तोड़ रहे हैं। देखिए ये ध्यान रखना कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल होता है, इलीगल नहीं। लेकिन हम यहाँ पे लूपहोल्स ढूंढ रहे हैं, जो लॉ है उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एग्रीकल्चर इनकम के कॉन्टेक्स्ट में सही। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेते हैं। पहला दिया है इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज एंड बम्बू। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब सेल्फ ग्रोन ग्रास है यानी खुद से उगा हुआ घास है, पेड़ है या बम्बू है, तो क्या इसे हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे? जाहिर सी बात है नहीं। तो जिस भी ऑप्शन में ए दिया गया है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेंट एंड रेट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। आपकी कोई ज़मीन है, वहाँ से आपको किराया मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। रेंट एंड रेट्स जो है लैंड से आपको मिल रहा है, तो वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम का सोर्स होगा। तो जिस भी ऑप्शन में बी नहीं है इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केटिंग। ये भी होगा। अगर आप बाजार के अनुकूल कुछ उत्पाद बनाते हैं और उससे आपको कोई आय होती है, इनकम होता है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का हिस्सा होगा। तो जिस भी ऑप्शन में सी नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर भी बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए आप अगर अपने जो लैंड है उसको आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, यानी स्टोरेज के पर्पस से आप सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लास्ट है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। अगर आपको फार्म हाउस से इनकम हो रहा है तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट होगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं अभी आपको बताना भूल गया, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग में डीप में जाके पढ़ लेना, और फोर्थ वाले क्वेश्चन में तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, और फिफ्थ वाले में आप पढ़ लेना कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है और कौन सा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the income of a minor child is clubbed with the income of mother or father, how much the deduction will be allowed to mother or father? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक माइनर की इनकम को उसके माता या पिता के इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है, क्लब कर दिया जाता है, तो माता या पिता को यानी मदर या फादर को कितना डिडक्शन अलाउड होता है? आपके ऑप्शन है, क्या ये 1500 है, क्या ये 2000 है, या फिर एक्चुअल इनकम क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मदर और फादर विच एवर इज लेस, या फिर नो डिडक्शन। तो देखिए सेक्शन
10 सब सेक्शन 32 में कहा गया है कि अगर एक माइनर का इनकम उसके फादर या मदर की इनकम से क्लब कर दिया जाए तो उसे जो डिडक्शन है वो मिलेगा 1500 का। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो एडवांस पेमेंट जो टैक्स का है उसको असेंडिंग ऑर्डर में देना है फ्रॉम सेक्शन 207 टू 211 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको पहले दो सेक्शन 207 जो दिया है उसको अरेंज करना है, फिर 208, फिर 209, फिर 210, फिर 211। एक बार सारे जो ऑप्शन उसको मैं पढ़ देता हूँ। पहला दिया है इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट। सेकंड है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तीसरा है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय एसएससी ऑन हिज ओन, रिकॉर्ड नहीं है, अकॉर्ड है। डी है कंडीशन ऑफ लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। लास्ट है कॉम्पुटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। बाकी आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का क्या मतलब है। देखिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का सीधे सीधे मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको जो टैक्स है उसको एडवांस में पे करना है। जनरल केसेस में क्या होता है जिसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर में पैसे कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में पेमेंट करते हैं। यानी जिस साल आप पैसे कमाते हैं उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं और जिस साल अपने कमाए हुए इनकम पे टैक्स पे करते हैं उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो जो सेल्फ असेसमेंट होता है उसमें जिस साल हम कमाते हैं वो अलग होता है और जिस साल पे करते हैं वो उसके नेक्स्ट जो अपकमिंग ईयर होता है वो होता है। लेकिन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या होता है कि हम इनकम टैक्स जो होता है वो एडवांस में पे करते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं एज पर ड्यू डेट प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड कराता है ड्यू डेट उस पर आपको पे करना होता है। आपके स्क्रीन पे इस समय ड्यू डेट आपको दिख रहा होगा। तो किसको पे करना होता है ये एडवांस टैक्स? जब किसी भी एसएससी की जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपये से या फिर अधिक, अगर 10,000 या उससे अधिक आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर हो जाएगी तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। और यहाँ पे एक एग्जम्पशन होता है जो कि मिलता है सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन का क्या मतलब है? 60 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको ये एग्जम्पशन मिलता है कि उन्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। बट यहाँ पे कैच क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है वो कोई भी बिजनेस न कर रहा हो। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है और वो कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है तो उसे एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप बेसिक चीज़ समझ लो। और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को हम बोलते हैं पे एज यू अर्न टैक्स, यानी जैसे जैसे आप अर्न करो वैसे वैसे आप पे करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। तो सेक्शन 207 में क्या कहा गया, 208 में क्या कहा गया, ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 207 है जो ये बोलता है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सेक्शन 207 जो है वो लायबिलिटी बताता है। तो जिस भी ऑप्शन में बी फर्स्ट नहीं दिया गया उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 208 जो है वो कंडीशन बताता है, कंडीशन ऑफ लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है वो बताता है। सेक्शन 209 जो है वो कॉम्पिटिशन ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में बताता है। 209 कॉम्पिटिशन या कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। सेक्शन 210 जो है वो बताता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय द एसएससी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसी ऑफिसर। यानी कि जो सेक्शन 210 है, सेक्शन 210 जो है वो बताता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स जो कि एसएससी खुद कर सकता है या फिर वो किसी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा वो करा सकता है। सेक्शन 211 जो है वो बताता है इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स के बारे में। 211, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे लास्ट में आपका ए आएगा, तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट में ए नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जिसे हम एडवांस टैक्स कहते हैं, इसको आप पढ़ लेना डिटेल में ताकि फ्यूचर में आपसे जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछें आप इसको सॉल्व कर सको। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स में आपको नहीं पढ़ना है, आपको ब्रीफली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम पूछता है,
आपको सेक्शंस को अरेंज करने के लिए देता है, या फिर आपको आईटीआर फाइल करने का जो सीक्वेंस है वो देता है, या सुगम या इस तरीके का जो भी टर्म्स हैं इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर इनकम तो अच्छे से पढ़ ही लेना, रेसिडेंशियल स्टेटस है वो भी आप अच्छे से देख लेना, वहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो ये कुछ 5-7 क्वेश्चंस है जो आपके शिफ्ट 1 में जून 2023 में पूछे गए थे। शिफ्ट 2 का भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।